हेलो गाइस। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से चैनल पे आपके लिए एक रिएक्ट की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें आपको बेसिक्स से लेकर एडवांस तक रिएक्ट के हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग इस पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। चलिए, मेरी स्क्रीन आप लोग को शो हो रही होगी। तो ये टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, रिएक्ट होता क्या है। अब रिएक्ट सीखने से पहले सबसे पहले ये तो जानना ही पड़ेगा कि रिएक्ट बेसिकली होता क्या है और क्यों हम इसे सीख रहे हैं। दूसरी चीज हम जानेंगे कि इसको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, आपने, ये तीन चीजें हैं जो आपको रिएक्ट सीखने से पहले आनी चाहिए। बहुत एडवांस लेवल की नहीं, पर बेसिक बेसिक तो आपको आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी कोई वीडियोस आए हमारे चैनल पे, तो आप कमेंट में ये चीज बता सकते हैं। तो हम सीखेंगे कि हम ये जानेंगे कि HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम कोई भी वेब पेज बना सकते हैं। तो रिएक्ट से हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, मतलब रिएक्ट का यूज करके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उससे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा। फिर देखेंगे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम थी, जो रिएक्ट कैसे सॉल्व करता है। फिर रिएक्ट के फीचर्स देखेंगे, रिएक्ट को क्यों यूज करना है, मतलब इसके मेन की बेनिफिट्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग इस पे कवर करेंगे कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें नोड जेएस की जरूरत क्यों पड़ती है, नोड जेएस क्या है ये भी समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिएक्ट है क्या। रिएक्ट, और इसे रिएक्ट जेएस भी कहते हैं, तो हम रिएक्ट स्लैश रिएक्ट जेएस भी लिख सकते हैं। रिएक्ट और रिएक्ट जेएस दोनों एक ही चीज है। तो रिएक्ट क्या है, आपकी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। यूजर इंटरफेस क्या, जो चीजें यूजर को शो होती हैं, जैसे यूआई उसको यूजर को शो होती है, वही होती है यूजर इंटरफेस। मतलब अब अच्छी यूआई होगी, हर एक कंपनी चाहती है कि उसका यूजर इंटरफेस अच्छा हो, क्योंकि यूजर इंटरफेस अच्छा होगा तो यूजर हमारी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। इसको किसने बनाया था, फेसबुक, जो अब मेटा के नाम से जाना जाता है। सबसे मेन चीज, ये आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में मदद करता है। अब समझते हैं सिंगल पेज और मल्टी पेज एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो अगर मैं एक चीज शो करूँ, अपने ब्राउजर पे आ जाइए और यहाँ पे आइए react.dev, ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे नोटिस करिए रिफ्रेश वाले टैब पे, हम लोग इस टैब पे हैं मान लीजिए। इससे हम लोग इस दूसरे टैब पे आए, देखिए ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, दूसरे पेज पे आए तो ये चीज देखिए रिफ्रेश नहीं हो रही है। इसका मतलब है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब एक ही पेज आपका लोड होगा और इसी पे अलग अलग कंपोनेंट्स आते जाएंगे। मतलब जब ये वाला कंटेंट आएगा तो वो वाला कंटेंट हट जाएगा, ये कंटेंट आ जाएगा। और आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे जो रिएक्ट का यूज करके नहीं बनी है, ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, तो हर एक पेज के लिए आपका रिएक्ट दोबारा से आपका पेज वापस से रीलोड होगा। तो यही चीज होती है आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट के पीछे का की आइडिया क्या है कि फास्ट, कंपोनेंट बेस्ड, वे कंपोनेंट को समझेंगे, और री यूजेबल। तो मतलब एक ही कोड को आप बार बार री यूज कर सके, ये रिएक्ट का मेन की फीचर्स था, मतलब की आइडिया था। इसी को ध्यान में रख के फेसबुक ने रिएक्ट को बनाया। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम रिएक्ट को क्यों यूज करें। मतलब जब हमें ये चीजें आती हैं, इससे हमारा काम भी हो रहा था, तो क्यों रिएक्ट बनाएंगे और क्यों हमें रिएक्ट को यूज करना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्लेन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे यूज करके हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब आप छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब बहुत थोड़े पेजेस हैं या बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है आपका, तो आप HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके उसे इजिली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके उसे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अ लॉट ऑफ कोड रिपीटिशन। कोड रिपीटिशन मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपकी एक वेबसाइट है। देखिए यहाँ पे जो बटन का कोड है, सेम उसी तरह का कोड यहाँ पे भी, सेम स्टाइल है दोनों तरफ। तो अगर आप इसको प्लेन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाते हैं, तो वहां पे क्या होता, आपको, आपने एक बार ये कोड लिखा, यही कोड आपको कॉपी करके यहाँ के लिए भी लिखना होता, बस इसका कंटेंट चेंज करते थे। आप यही करते आ रहे होंगे अभी तक। लेकिन रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में होता है कि आपने इस बटन का एक कंपोनेंट बना दिया। अगर आपने जावास्क्रिप्ट फंक्शन समझा हो तो ऐसा समझ सकते हैं, एक HTML के कोड का आपने फंक्शन बना दिया। अब जब भी आपको इस तरह की UI चाहिए, बस आपको उस फंक्शन को कॉल करना है।
तो आप एक बार बहुत सारा कोड लिखेंगे, उसी कोड को बार बार बहुत सारा लिखेंगे, या एक बार आप एक छोटा सा फंक्शन कॉल करेंगे, तो आपका ये फंक्शन कॉल करना इजी होगा ना। तो ये भी आपका एक रिएक्ट का बेनिफिट है कि आपका कोड बार बार रिपीट नहीं होता। कोड रिपीटिशन आपका बिल्कुल ना के बराबर होता है। एक और जो बेनिफिट है आपका, मैनुअल डूम मैनिपुलेशन इज सो स्लो। मैनुअल डूम, सबसे पहले तो हमें समझना होगा डूम क्या होता है। डूम का फुल फॉर्म है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब कोई भी वेबसाइट है, मान लीजिए ये आपकी एक वेबसाइट है, अगर आप इसकी इंस्पेक्ट टैब पे आएंगे, ये आपकी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पे यूज करके बनी होगी। मैं इसको थोड़ा सा साइड बना देता हूँ। ठीक है। तो ये है आपका डोम का स्ट्रक्चर, कि आपका सबसे पहले कौन सा टैग होगा, एचटीएमएल का टैग, मेन टैग आपका एचटीएमएल का टैग होगा। उसके अंदर आपका हेड आएगा, एक चिल्ड्रन आपका हेड होगा, एक चिल्ड्रन आपका बॉडी होगा। फिर बॉडी के अंदर अलग अलग ड्यू बना के हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोई भी वेबसाइट इसी तरीके से बनाते हैं। आप लोगों ने एचटीएमएल पढ़ी होगी तो आप लोग को ये चीजें पता होंगी। तो जब ये तो आपका एचटीएमएल हो गया, लेकिन जावा स्क्रिप्ट से इस एचटीएमएल को मैनिपुलेट करने के लिए हम उसी ये जो आपका, ये जो आपका डोम का स्ट्रक्चर है, इसमें आपका एचटीएमएल के दो चिल्ड्रन होंगे। एचटीएमएल के चिल्ड्रन होगा हेड और बॉडी। हेड के आपके चिल्ड्रन होंगे मान लीजिए स्टाइल, लिंक और बहुत सारे टैग होते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। मान लीजिए बॉडी में आपने सिर्फ दो ड्यू बनाए। एक ड्यू था जिसका कलर आपने ब्लू कर दिया, एक ड्यू था जिसका कलर आपने रेड कर दिया। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका डूम का स्ट्रक्चर है। पर इसी चीज को जावास्क्रिप्ट में मैनिपुलेट करने के लिए कोई भी एचटीएमएल पेज का आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट आप समझते होंगे की वैल्यू पेयर्स में, ये आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। तो एचटीएमएल का आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है जिससे आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एचटीएमएल को मैनिपुलेट कर सके, और जो आप एचटीएमएल मैनिपुलेट करेंगे वो आपके पेज पे शो होगा। तो मैनुअली अगर आप इसे चेंज करेंगे, मान लीजिए आपको इस ड्यू का कलर ब्लू से रेड करना है, तो अभी आप जब एचटीएमएल में इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेलेक्ट करते हैं, जब आप बेसिक प्लेन जेएस में इसको सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी कर सकते हैं, या क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते हैं। उससे आप इस ड्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसकी स्टाइल को ब्लू से मान लीजिए रेड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट डूम मैनिपुलेशन, मतलब आपने डायरेक्टली डूम को मैनिपुलेट किया। अब समझते हैं रिएक्ट में ये चीज कैसे हैंडल होती है। रिएक्ट आपका टोटली वर्क करता है वर्चुअल डूम पे। वर्चुअल डूम मतलब, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। वर्चुअल डूम मतलब रिएक्ट में जब आप कोई कोड लिखेंगे तो ये आपका डूम है, इसकी पहले से रिएक्ट एक कॉपी बना के रख लेगा। इसको कह सकते हैं वर्चुअल डूम, मतलब एक्चुअल डूम की कॉपी बना के रख लेगा। अब आप जब चेंज करेंगे इस डूम में, इसका कलर मान लीजिए आपने रेड कर दिया, तो इस वर्चुअल डूम में चेंजेस होंगे, और बाद में ये क्या करेगा, इसको एक्चुअल डूम से कंपेयर करेगा। एक एक चीज को कंपेयर करेगा कि एचटीएमएल सेम एचटीएमएल है, हेड बॉडी सेम है, स्टाइल भी सेम है। बस जब इस वाले ड्यू पे आएगा तो यहाँ पे देखिएगा इसका कलर ब्लू है, और वर्चुअल ड्यू में चेक करेगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। इससे रिएक्ट समझ जाएगा कि आपने इसका कलर रेड कर दिया, तो वो इसको एफिशिएंट तरीके से इसका कलर रेड कर देगा। तो डायरेक्टली डूम में चेंज करने से बेटर है कि पहले आप वर्चुअल डूम में चेंज करें और बाद में दोनों को कंपेयर कर लें, और फिर आपका एक्चुअल डूम में चेंज हो। ये आपका ज्यादा एफिशिएंट चीज है। तो रिएक्ट का ये भी एक बेनिफिट है। और लास्ट पॉइंट क्या है, डिफिकल्ट टू स्केल व्हेन ऐप ग्रोस। ये हमने वही समझ लिया कि लार्ज प्रोजेक्ट में आपका प्लेन एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट बना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो रिएक्ट में वो मुश्किल नहीं होता। अभी जब हम रिएक्ट समझ जाएंगे, जब रिएक्ट में थोड़े प्रोजेक्ट्स बना लेंगे, तो आपको भी ये चीज क्लियर हो जाएगी ऐसा क्यों। और समझते हैं इन प्रॉब्लम्स को रिएक्ट एक्चुअली में सॉल्व कैसे करता है। पहला तो वर्चुअल डूम, मैंने आपको बताया कि वर्चुअल डूम क्या है, एक्चुअल डूम की कॉपी है। उसी मदद से रिएक्ट फास्ट रेंडरिंग कर लेता है,
मतलब फास्ट आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, ये भी पॉइंट हमने समझ लिया, कंपोनेंट बेस्ड। कंपोनेंट कंपोनेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक समझ से आप कह सकते हैं एचटीएमएल का फंक्शन, एचटीएमएल कोड का फंक्शन, कि जब भी आप उस कोड को कॉल करेंगे तो आपका वो एचटीएमएल की जो यूआई है वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको लिख लीजिए, कंपोनेंट। ठीक है, रीयूजेबल कोड। कैसे रीयूजेबल कोड, आपको एक कंपोनेंट बार बार चाहिए था, एक चीज आपको एक ही यूआई बार बार चाहिए थी, तो आप उसी कोड को ना लिख के आपने जो एचटीएमएल का फंक्शन बनाया है रिएक्ट का यूज करके, उसे आप कॉल कर लेते हैं। तो एक चीज को बार बार कॉपी नहीं करना पड़ता है हमें। ठीक? तो शायद अब आपको ये क्लियर हो कि रिएक्ट आपके क्यों बेटर है नॉर्मल प्लेन एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से। रिएक्ट के की फीचर्स अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, कि आप हर एक कोड को कंपोनेंट्स में बांट देते हैं। वर्चुअल डोम, आपने समझ ही लिया। रीयूजेबल यूआई एलिमेंट्स, मतलब एक एलिमेंट को आप बार बार यूज कर सकते हैं। ये आपका एक नया पॉइंट है। ये क्या कहता है कि एचटीएमएल की रिएक्ट की कम्युनिटी आपकी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत सारे डेवलपर्स आपको रिएक्ट के मिल जाएंगे। अब कम्युनिटी बड़ी है तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इन केस आपके पास कोई एरर है या कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है, तो क्या होगा, वो चीज आपको इजिली उसका सोल्यूशन इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक है, और सीखने के लिए भी बहुत इजी है। ये बहुत सारे लोग, जब ये बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे इसके लेक्चर्स और अलग अलग रिसोर्सेज भी आपको सीखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। ये चीज आपने समझ ली कि रिएक्ट को हमें क्यों यूज करना चाहिए। अब समझते हैं मेन चीज के रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे। आप सोच रहे हो कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को हम अगर कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी लाइब्रेरी को आपको कॉल करना होता है, यूज करना होता है, तो आप क्या करते हैं, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसको इंपोर्ट करके यूज कर लेते हैं। और समझते हैं कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। सबसे पहले हमें नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ता है। कोड एडिटर, जैसे ये आपका वीएस कोड एक कोड एडिटर है, तो इसकी जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन इस कोड एडिटर में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब समझते हैं नोड जेएस की हमें जरूरत क्यों है। नोड जेएस समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप रिएक्ट को डायरेक्टली भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिना किसी प्रोजेक्ट बनाए, बिना किसी नोड जेएस को इंस्टॉल करें। आप डायरेक्टली रिएक्ट का कोड अपने प्लेन एचटीएमएल के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं। पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपका एचटीएमएल है, इस कोड को हम रन करा लेते हैं। तो ये आपका बेसिकली ये कोड यहाँ पे आ गया। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है तो कुछ शो नहीं हो रहा। अब हम रिएक्ट का यूज करके इसमें एक H1 लाएंगे। एक H1 यहाँ पे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये तो आपने डायरेक्टली HTML के थ्रू लिखा। अब ये चीज आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखनी होती है, तो आप क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं, एक H1 क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, किसी भी तरह का एलिमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं HTML का, जावास्क्रिप्ट का यूज करके। इसमें हमने H1 पास कर दिया क्योंकि हमें H1 क्रिएट करना है। अब इस H1 वाले वेरिएबल में वो जो एलिमेंट अभी हमने क्रिएट किया है वो इस वेरिएबल में स्टोर है। इसमें हमें टेक्स्ट डिफाइन करना है, तो H1 डॉट इनर टेक्स्ट क्या कर देंगे, वेलकम। अब हमें इसको बॉडी में शो करना है, बॉडी में इस चीज को अपेंड करना है। तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। किसी भी चीज को अपेंड करने के लिए अपेंड चाइल्ड का यूज करते हैं। इसमें हम रचना करेंगे, जैसे इस कोड को सेव करेंगे आपका वेलकम टू रिएक्ट आ जाएगा। अब ये चीज हमने किससे की, प्लेन जावास्क्रिप्ट का यूज करके। रिएक्ट पढ़ने से पहले मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इनकेस आपको इन कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज ले आएंगे। अब ये तो हो गया प्लेन एचटीएमएल से। अब ये चीज हमें रिएक्ट के थ्रू करनी होती, बिना प्रोजेक्ट सेटअप करे। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले रिएक्ट हमें यूज करना है, तो रिएक्ट का स्क्रिप्ट टैग हमें चाहिए होगा। तो हमें लिखना है रिएक्ट सीडीएन। इस आपको वेबसाइट दिखेगी। ये तरीका हम यूज नहीं करेंगे, फिर भी मैं ये तरीका बता रहा हूँ क्यों, जिससे आपको समझ आएगा कि प्रोजेक्ट बनाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कि इस तरीके से अगर आप कोई भी एलिमेंट क्रिएट करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसको हम जस्ट बॉडी से पहले पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ स्क्रिप्ट में अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब रिएक्ट का यूज करके हमें बनाना है, तो क्या करेंगे, एक H1 क्रिएट करेंगे अब रिएक्ट का यूज करके। सबसे पहले हमें रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज करना है। इसमें आपका एक मेथड होता है, क्रिएट एलिमेंट। इसमें हमें तीन चीजें पास करनी होती हैं। सबसे पहला कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, हमें H1 क्रिएट करना है। उसके बाद उसके कुछ एट्रीब्यूट्स अगर पास करने हैं, तो एट्रीब्यूट्स अभी हमें कुछ पास करना है नहीं है, तो हमने इसको नल कर दिया। तीसरी चीज यहीं पे हमें इसका टेक्स्ट भी पास करना होता है, जो हमने पास कर दिया, वेलकम टू रिएक्ट। अब ये एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया जावास्क्रिप्ट का यूज करके, रिएक्ट का यूज करके। है तो वो भी जावास्क्रिप्ट ही ना। ठीक। अब क्या करते हैं हम रिएक्ट में, समझिए। एक हम लोग मान लीजिए एक ड्यू बनाते हैं, जिसको आईडी देते हैं रूट। इस ड्यू के अंदर हम लोग पूरा पूरा रिएक्ट का जो हमारा आर्किटेक्चर है, इसको रेंडर करा देते हैं इसी के अंदर। समझते हैं उसको कैसे करना है। उसके लिए हमें बनाना पड़ता है एक रूट एलिमेंट बनाना होता है, इसे रूट एलिमेंट बनाना होता है। ये क्या बताते हैं, रूट इज इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट, रिएक्ट नहीं रिएक्ट डू डॉट क्रिएट रूट। इसमें हमें यही वाला ड्यू पास करना है। तो ये वाला ड्यू कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसमें पास कर देंगे रूट। ये आपका रूट बन गया। अब इस रूट में हमें H1 को रेंडर कराना है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है रूट डॉट रेंडर, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना H1। जैसे इस कोड को सेव करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे, तो देखिए ये वेलकम टू रिएक्ट हमें शो हो रहा है। तो देखिए हमने कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करा और HTML का यूज नहीं करा, हमने रिएक्ट का यूज करके इसको बनाया। अब आप कहेंगे कि इतना मेहनत करके हम अगर रिएक्ट बनाएंगे, तो इससे बढ़िया तो प्लेन HTML से, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना लें। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इसे मैनेज करना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग टूल चेन का यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं टूल चेन का। अब समझते हैं टूल चेन क्या करती है। देखिए, टूल चेन आपकी वो सारे टूल्स हैं, एक बहुत सारे टूल्स हमें जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए, उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके एक टूल चेन बना दी जाती है। उसमें आपको, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, ये लाइव सर्वर आपका एक एक्सटेंशन है, उसका यूज करके हम लोग इस HTML को रन करा रहे हैं। जब हम टूल चेन का यूज करते हैं, तो उसमें लाइव सर्वर एक्सटेंशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्टली आपके लिए सर्वर क्रिएट कर देती है टूल चेन, और उस प्रोजेक्ट को उस पर रन करा देती है। ठीक है? तीसरी फीचर क्या हो गया, हॉट रीलोडिंग। हॉट रीलोडिंग मतलब ऐसे समझिए, आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया, जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, तो आपका सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा और ये चेंज आपको तुरंत वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक टूल चेन का बेनिफिट है। आप समझिए बंडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। बंडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन मतलब जब आप प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं, जब आप उस, अभी तो हम लोग डेवलपमेंट फेज पे रहेंगे, फिर जब आप उस कोड को आपको प्रोडक्शन लेवल पे कहीं पे होस्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको उसकी एक बंडल बनाना पड़ता है। मतलब एक, समझ लीजिए उसको प्लेन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उससे बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से करना होता है। टूल चेन आपका ये काम भी कर देती है। प्लगइन सपोर्ट, आप अलग अलग चीजें जैसे टेलविंड CSS, आपकी CSS की लाइब्रेरी, ये सब टूल चेन के साथ बहुत ही इजीली तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट आपकी एक लाइब्रेरी है, उससे रियल प्रोजेक्ट्स में यूज करने के लिए हमें टूल चेन चाहिए। और हम कौन से टूल चेन यूज करेंगे, यहाँ पे वाइट। वाइट आपकी एक टूल चेन है। अब शायद ये चीजें आपको क्लियर होंगी।
ये टूल चेन क्या है और इसकी हमें क्यों जरूरत है। अब मेन चीज पे हम आते हैं कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपके सिस्टम पे नोड जेएस होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि नोड जेएस है क्या और इसकी जरूरत क्या है हमें। तो नोड जेएस को आप कह सकते हैं, नोड जेएस, नोड जेएस बेसिकली आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब जावा स्क्रिप्ट को, आपको पता होगा जावा स्क्रिप्ट सिर्फ आपके ब्राउजर में रन होती है। अगर जावा स्क्रिप्ट को आपके ब्राउजर के बाहर भी रन कराना है तो उसके लिए हमें नोड जेएस की जरूरत पड़ती है। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप बोलें तो कह सकते हैं लोकल जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। और बहुत ही सिंपली आप इसे बोलिए तो जावास्क्रिप्ट को हमारे सिस्टम पे या कहीं पे भी रन कराने के लिए ब्राउजर के बाहर हम नोड जेएस का यूज करते हैं। बस सिंपल सा नोड जेएस का इतना यूज है। कोड एडिटर की आपको जरूरत पड़ेगी, आप वीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। अब नोड जेएस की जरूरत क्या है हमें अपने प्रोजेक्ट में, ये समझ लेते हैं एक बार कि नोड जेएस आता है आपका एनपीएम के साथ। एनपीएम का फुल फॉर्म क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। अब देखिए आप जब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज की और जरूरत पड़ेगी। तो उन्हें इजिली इंस्टॉल करने के लिए हम लोग एनपीएम यूज करते हैं। अलग अलग पैकेजेस को आप एनपीएम के थ्रू बहुत ही इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आपका डेवलपमेंट सर्वर रन करने के लिए सर्वर कैसे क्रिएट होगा, नोड जेएस का यूज करके। जब आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन से भी सर्वर क्रिएट करते हैं तो बैकएंड में आपकी क्या चीज होती है, ये एक्सटेंशन आपके लिए एक सर्वर क्रिएट करता है और उस सर्वर पे आपकी फाइल जो है इसको सर्व कर देता है, सारी फाइल्स को। तो सर्वर कैसे क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कि जब हम लोग अभी मर्ज में आगे बढ़ेंगे, जब बैकएंड वाले पार्ट में आएंगे तो वहां पे ये चीजें भी आपको बताई जाएंगी और बहुत ही इजीली तरीके से समझेंगे। अब समझिए, जो नोड जेएस में एक मेजर फीचर है वो ये है कि नोड जेएस आपके नॉर्मल जेएस को, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। किसको, आपके जेएसएक्स को। अब समझिए जेएसएक्स क्या है। जेएसएक्स, जेएसएक्स का फुल फॉर्म है आपका जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। मतलब जब आप एचटीएमएल, इसको बहुत ही सिंपल में बोले तो एचटीएमएल प्लस जावास्क्रिप्ट। अभी मैंने बताया कि हम लोग एचटीएमएल के फंक्शंस बनाएंगे एक तरीके से, जिसको हमने कंपोनेंट का नाम दिया है। तो वो उस सिंटैक्स को क्या बोलते हैं, जेएसएक्स, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। लेकिन आपने तो बना दिया, पर आपका ब्राउजर जो है वो सिर्फ तीन ही चीजें समझता है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। उसे जेएसएक्स का कोई आइडिया नहीं है। तो हमने जो कोड लिखा है उसे इस तरह के कोड में कन्वर्ट करने के लिए, ये आपका प्लेन जावास्क्रिप्ट हो गया, इस तरह के कोड में कन्वर्ट करने के लिए, और इसे भी फर्दर बिल्कुल प्लेन जावास्क्रिप्ट में, मतलब यहाँ तो हमने रिएक्ट का ये मेथड यूज करा है, ये भी मेथड यूज करा है, इसका यूज करके प्रोजेक्ट ये बनाया है इसका। इसे बिल्कुल प्लेन जावास्क्रिप्ट में जो आपका ब्राउजर इजिली समझ ले उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें मदद करता है नोड.js। अब आप लोग को क्लियर होंगी सारी चीजें। तो चलिए नोड.js इंस्टॉल कर लेते हैं और अपना बेसिक प्रोजेक्ट बना के देख लेते हैं। नोड.js इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर पे आना है और आपको वेबसाइट पे जाना है node.js.org। ये आपकी नोड.js की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप नोड.js को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे गेट नोड.js में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले आपको वर्जन सेलेक्ट करना है। करंट ना करके आप एलटीएस इंस्टॉल करिए। एलटीएस मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट मतलब इसमें पूरी टेस्टिंग हो चुकी है, हर एक अलग अलग लाइब्रेरी और हर एक चीज के साथ ये वर्जन कंपेटेबल है। और करंट वर्जन में हो सकता है कि कोई लाइब्रेरी आपकी ना वर्क करे, उस चीज के अकॉर्डिंग ना टेस्ट हुई हो अभी, इसलिए एलटीएस वर्जन हम लोग इंस्टॉल करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ नीचे आके इसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही वो फाइल, वो प्रोग्राम आपका डाउनलोड हो जाए, फिर जैसे आप कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके, पाथ चेंज मत करिएगा और उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इतना प्रोसेस जैसे ही आप कर लेंगे, अब ये कंफर्म करने के लिए कि नोड जेएस हमारे में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, हमें सीएमडी पे आना पड़ेगा। आप टाइप करिए सीएमडी, तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक कमांड रन करानी है, नोड स्पेस हाइफन हाइफन
वर्जन, और इसे एंटर प्रेस करिए। अगर यहाँ पे आपको कोई वर्जन दिख रहा है तो इसका मतलब नोड जेएस आपके में अच्छे से इंस्टॉल हो गया। अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि नोड इज कैन नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इस टाइप का कुछ आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब नोड जेएस का इंस्टॉलेशन आपको सक्सेसफुली नहीं हुआ। तो इतना होता ही अब समझते हैं एग्जैक्टली कि प्रोजेक्ट बनाएंगे कैसे। आपको वीएस कोड से उस फोल्डर पे आना है जहां पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अब यहां से आपको टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे, तो ये आपका एक नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे पावर शेल होगा, इसे चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर शेल में कभी कभी ऑथराइजेशन नहीं होती है तो आपको एरर मिल सकती है, ठीक है। तो आप ये टर्मिनल पे आ जाएंगे। अब आपको एक कमांड रन करानी है, npm स्पेस क्रिएट वाइट। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसे, तो थोड़ा सा इधर से इधर कर देते हैं और इसको जूम कर देते हैं। ये कमांड आपको रन करानी है, npm create byte। जब भी आपको प्रोजेक्ट बनाना रहेगा आपको ये कमांड हमेशा रन करानी रहेगी। पहली टाइम जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे, जब भी पहले प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये कमांड रन करानी होगी। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपसे सबसे पहले ये पूछेगा प्रोजेक्ट नेम, कि आप किस नेम से प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट ऐप। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, ये आपसे पैकेज का नेम पूछेगा। पैकेज आप एंटर ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। अब ये आपसे फ्रेमवर्क पूछेगा, तो हमें यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये हमें रिएक्ट का यूज करके प्रोजेक्ट बनाना है। एंटर प्रेस करेंगे, ये आपसे वेरिएंट पूछेगा। वेरिएंट मतलब किस लैंग्वेज का आप यूज करेंगे, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, तो सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट का जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे उसी जो आपने प्रोजेक्ट का नेम पास करा था उस नेम का एक फोल्डर बन गया, और उसके अंदर ये सारे अलग अलग फोल्डर्स और ये सारी फाइल्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही समझेंगे कि ये अलग अलग फोल्डर्स और फाइल्स का क्या मतलब है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं कि हम इसे रन कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर आना है। भाई देखिए हम लेक्चर 1 पे हैं, लेक्चर 1 के अंदर हमारा एक फोल्डर है फर्स्ट ऐप। एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाने के लिए, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सीडी। सीडी मतलब चेंज ड्राइव, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम पास करना है आपको, फर्स्ट ऐप। अब देखिए आप नोटिस करेंगे हम लोग किस फोल्डर के अंदर है, फर्स्ट ऐप वाले फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पे आपको एक कमांड रन करानी है पहली बार, जब प्रोजेक्ट को पहली बार रन करा रहे हैं तो ये कमांड रन करानी है, npm i। npm i क्या करते हैं, जितनी भी चीजें वाइट को जरूरत है, जितनी भी डिपेंडेंसीज, उन सबको इंस्टॉल कर लेता है। मैंने बताया था कि कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए npm का यूज करेंगे, और npm i जब हम रन कराते हैं तो जितनी भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं सबको एक बार में ये इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब इसे रन कराने के लिए आपको एक कमांड रन करानी है, npm स्पेस रन स्पेस डेव। जब भी आपको अपना प्रोजेक्ट रन कराना है आपको यही कमांड रन कराना है, npm run dev। पर इसी फोल्डर के अंदर ये कमांड वर्क करेगी जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर है। आप एंटर प्रेस करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, इसका मतलब है आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। अब इसे ओपन करने के लिए या तो आप ये चीज अपने ब्राउजर पे टाइप कर सकते हैं, या यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, फॉलो लिंक पे जाएंगे, अपना ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। डिफॉल्ट में आपका प्रोजेक्ट 5173 पोर्ट पे रन होता है। और ये क्या है कि आपकी बेसिक बॉलर प्लेट है जो रिएक्ट आपके लिए लिख के देता है, रिएक्ट और वाइट। तो आज हमने सीखा कि रिएक्ट क्या है, उसका प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, और रिएक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर कोई भी डाउट हो किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही तक रखते हैं। थैंक यू।